पिछले 4-5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 5 गुना तक इंक्रीज कैसे हुआ है? क्या भारत को डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगले 3 महीनों में भारत के 40% से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर की एमएसएमई कंपनी बंद होने वाले हैं। उत्तराखंड में अभी 6 फॉरेनर्स को पाया गया है जो कि पिछले 25 दिनों से गुफा में रह रहे थे। और तेजस MK2 के लिए बनाया गया ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमएसएमई कंपनीज को लेके। इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया कि लॉकडाउन का एक बहुत ही बुरा असर अभी डिफेंस सेक्टर के एमएसएमई कंपनीज के ऊपर पड़ने वाली है। और अगर सरकार की तरफ से लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन कंपनीज को सपोर्ट नहीं किया जाता है तो कम से कम 40% डिफेंस रिलेटेड एमएसएमई कंपनीज आने वाले 3 महीनों के अंदर बंद हो सकती हैं। अर्नेस्ट एंड यंग स्टडीज के मुताबिक भारत के जो एमएसएमई कंपनीज है उनको इस सिचुएशन से उबरने के लिए और वापस अपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए कम से कम 1 साल तक का वक्त लगने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद इन कंपनीज को रॉ मटेरियल्स और लॉजिस्टिक को लेके सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ी बात यह कि डिफेंस एक्सपो के दौरान मेरी जितनी भी एमएसएमई कंपनीज के साथ बातचीत हुआ था वो सभी कंपनीज 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले शुरू हुए थे और शुरुआत में ही यानी कि उनकी ग्रोथ पीरियड में ही हमको लॉकडाउन करना पड़ रहा है। और इन्हीं कंपनियों को अभी सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाला है, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर इसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है और जो इक्विपमेंट खरीदे जाते थे वो रेगुलर बेसिस पर वापस खरीदे जाएंगे। यानी कि जिन कंपनियों के पास पहले ऑर्डर था वो अभी इससे बच सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एमएसएमई कंपनी थे जो कि 6 महीने पहले शुरू हुए थे और वो अभी अच्छे प्रोडक्ट को भी डेवलप कर रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी एक्टिव ऑर्डर नहीं था। और अभी के सिचुएशन में इन्हीं कंपनियों को सरकार की तरफ से मदद करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। और स्पेशली जिन लोगों का इकोनॉमी अच्छा होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में आपका ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगला अपडेट तेजस MK2 प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। आप सबने सुना होगा कि तेजस के लिए DRDO की तरफ से एक ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को बनाया गया था। अभी बताया गया कि DRDO अभी इस सिस्टम में कुछ और मॉडिफिकेशन कर रही है, जिसके बाद इसको इमरजेंसी में चाइनीज रायते के खिलाफ हॉस्पिटल में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। यानी कि जो अफेक्टेड पेशेंट्स है या फिर जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है उनके लिए ऑक्सीजन जनरेट करने वाली है। अभी इसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और DRDO की तरफ से जल्दी से ही इसकी डेमोन्स्ट्रेशन को भी दिखाया जाएगा। और ये कॉम्पैक्ट सिस्टम होने वाली है जिस वजह से इसको इजीली कहीं पर भी लिया जा सकेगा। DRDO का कहना है कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि मेन सिटीज में ये अवेलेबल हो जाते हैं, पर जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती है। और ऐसे में तेजस के लिए डिजाइन किए गए इस सिस्टम की मदद से दूर दराज के इलाकों में जो हॉस्पिटल है वहां पर जो ऑक्सीजन टैंक्स है उनको रिफिल किया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम का वजन भी बस 14.5 kg है, जिस वजह से इसको कहीं पर भी इजीली कैरी किया जा सकेगा। अगला अपडेट एक इंटरेस्टिंग अपडेट होने के साथ साथ कुछ हद तक दुखद घटना है। यूरेशिया टाइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में अभी 6 फॉरेनर्स को पाया गया है जो कि गुफाओं में छुप के रह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण झूला पुलिस के पास एक खबर आई कि कुछ फॉरेनर अभी गंगा नदी के किनारे कुछ गुफाओं में रह रहे हैं। जब इस बात का पता चला तो सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया और अलग अलग गुफाओं से 6 फॉरेनर्स को पाया गया था। इनमें से 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थी और ये सभी के सभी अलग अलग कंट्री से भी थे और इनमें से 2 यूक्रेन से थे और बाकी सब US, नेपाल, टर्की और फ्रांस के थे। इन्होंने बताया कि ये लोग 24 मार्च से लेके अभी तक इन गुफाओं में रह रहे थे। इससे पहले वो लोग होटल में रुके थे, लेकिन उनका पैसा खत्म हो गया था जिस वजह से उनको होटल से चेकआउट करना पड़ा और लॉकडाउन होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और ये लोग अपने घर वापस नहीं जा पा रहे थे। अब जब उनको गुफाओं से वापस लाया गया था तो उनको क्वारंटाइन में रखा गया था और इनकी टेस्टिंग की गई और ये सभी के सभी नेगेटिव पाए गए हैं। दुख की बात यह कि ये लोग भारत घूमने के लिए आए थे और हमारे अतिथि थे, लेकिन उनको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा। लेकिन शायद इनको छुपना नहीं चाहा था, क्योंकि ये अकेले फॉरेनर नहीं थे जो कि अभी भारत में फंसे हुए हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी 180 नागरिक अभी भारत में हैं,
जिनका ख्याल रखा जा रहा है और बॉर्डर में इतना तनाव होते हुए भी भारत सरकार हर एक पाकिस्तानी नागरिक को सुरक्षित अपने देश भेजने की तैयारी कर रही है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर है। ये बात हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों की डाटा को अगर देखा जाए तो भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट में भी एक बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ आप नोटिस कर पाएंगे। अगर 2016 और 17 की बात करें तो उस वक्त भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1521 करोड़ का था, लेकिन 2019 और 20 की फाइनेंशियल ईयर में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 8620 करोड़ को पार कर गया था। कुल मिलाकर पिछले 4 से 5 सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में 5 गुना इजाफा नोटिस किया गया है। साथ ही 2020 और 21 की फाइनेंशियल ईयर में इसको 15,000 करोड़ तक इंक्रीज करने का एम रखा गया है। इस इंक्रीज के पीछे कई सारे वजह हैं। एक वजह यह है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया थी उसको अभी काफी इजी कर दिया गया है और 2014 से 2019 की एंड तक करीब 275 नए कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। एफडीआई पॉलिसी को अभी रिवाइज किया गया जिसमें 49% तक ऑटोमेटिक रूट के जरिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, आईडेक्स, डिफेंस कॉरिडोर जैसे और भी कई सारे स्टेप लिए गए हैं जो कि डायरेक्टली हमारी डिफेंस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं और कुल मिलाकर इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारे डिफेंस सेक्टर धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। अगला अपडेट एक छोटी सी अपडेट है जो कि SSS डिफेंस की स्नाइपर राइफल को लेके है। तो SSS डिफेंस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में अभी एक वीडियो को शेयर किया गया था जिसमें एक स्नाइपर राइफल को फायर किया जा रहा था। ये SSS डिफेंस की वाइपर राइफल है जो कि 7.62 × 51 mm के राउंड को फायर करता है। इसका इफेक्टिव रेंज 1000 मीटर से लेके 1100 मीटर तक है और इन राइफल्स की जो डिजाइन है वो काफी मॉड्यूलर है और हर एक जवान की हाइट, आर्म लेंथ या फिर फिंगर लेंथ के हिसाब से इन राइफल को कस्टमाइज किया जा सकता है। इसकी बैरल को भी चेंज किया जा सकता है और इसमें 20 या फिर 24 इंच की बैरल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और स्नाइपर को भी अभी ट्रायल किया जा रहा है जिसका नाम सेवर है और ये 338 लाइपर मैग्नम को फायर करता है। ये वाइपर के मुकाबले ज्यादा दूरी तक मार कर सकता है और ये ज्यादा खतरनाक भी है। इस राइफल से करीब 1500 मीटर से 1800 मीटर तक मार किया जा सकता है। SSS डिफेंस भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी है जो कि स्नाइपर राइफल और बाकी सारे स्मॉल आर्म्स को अभी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी है। इन स्नाइपर्स के अलावा SSS डिफेंस की तरफ से अभी DMR, असॉल्ट राइफल या फिर 50 कैलिबर के स्नाइपर राइफल को भी डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन इस पर आप सभी अपना मत जरूर दीजिएगा और स्पेशली जो लोग इकोनॉमी सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो लोग अपना मत जरूर रखिएगा क्योंकि ये मायने रखता है। तो रिसेंटली कमल हसन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मेडिकल सेक्टर को देना चाहिए और यहाँ तक कि डिफेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हेल्थ केयर सेक्टर को देना चाहिए। उनके मुताबिक भारत अभी अपनी जीडीपी का लगभग 2% डिफेंस के ऊपर खर्च करता है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में हम 1% से थोड़ा ज्यादा ही खर्च करते हैं। यूनाइटेड स्टेट का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट अपनी जीडीपी का लगभग 8% हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करता है और वो 3.1% को डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इसको भी बढ़ावा देना चाहिए और जो भी एग्रो बेस्ड एमएसएमई कंपनी है उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक और चिंता उन्होंने ये जताया कि अभी बहुत सारे लोग थे जो कि राज्य से बाहर जाके काम करते थे, लेकिन अभी वो वापस अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को जॉब दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम लेने चाहिए, नहीं तो एक बहुत ही बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है जो कि पहले से हमारे लिए एक टेंशन बना हुआ है। तो आप सभी अभी इसके बारे में अपना अपना मत व्यक्त कर सकते हैं कि क्या भारत को डिफेंस सेक्टर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेडिकल सेक्टर में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।